आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। देखिए, यह टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर बोर्ड एग्जाम्स के लिए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस बनता है। तो हम बात करते हैं इस सम्मेलन को बुलाने के उद्देश्य के बारे में। देखिए, गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनेताओं के बीच चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच आयोजित सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। देखिए, इसका मतलब यह है कि जो आपका गोलमेज सम्मेलन था, यह भारत में संवैधानिक सुधारों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। कहने का मतलब यह है कि भारत में आगे किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार के संवैधानिक प्रावधान होने चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए क्या किया गया था, भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। और यह सम्मेलन कहाँ होता है? लंदन में। ये लंदन कहाँ है भाई? इंग्लैंड में है। तो लंदन में क्या किया जाता है? गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है और यह कई चरणों में संपन्न हुआ। कहने का मतलब है ये 1930 में, 31 में, 32 में 3 बार आयोजित किया गया, 3 चरणों के रूप में। तो ये 3 चरणों में संपन्न हुआ। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने तथा भारत में बढ़ रही स्वशासन की मांग को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। देखिए, अगर सामान्य शब्दों में अगर हम इसको कहें कि क्यों बुलाया गया था गोलमेज सम्मेलन, तो इसका आंसर ये होगा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने तथा जो भारत में स्वशासन की मांग की जा रही थी भारतीय नेताओं के द्वारा, स्वशासन का जो मुद्दा उठाया जा रहा था, उस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, उस मुद्दे का हल निकालने के लिए बुलाया गया था। अच्छा, साइमन कमीशन के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन पे हमने एक वीडियो पहले ही बनाया है, लेकिन फिर भी साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, साइमन कमीशन का गठन किया था इंग्लैंड की सरकार ने। कब? नवंबर 1929 में। तो नवंबर 1927 में किसके द्वारा गठन किया गया था भाई? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कहाँ? इंग्लैंड में। ये साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है आपका मुंबई, यानी इंडिया में। जब साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे भारत के प्रत्येक क्षेत्र में ये अपना दौरा करता है। इसके प्रतिनिधि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ की परिस्थिति को देखते हैं। उसके बाद अंत में साइमन कमीशन क्या करती है, मई 1930 में अपना रिपोर्ट जो है, कब? मई 1930 में अपना रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंप देती है। तो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट सौंपा था मई 1930 में, उसी रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहती थी इंग्लैंड की सरकार भारत के नेताओं से कि किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए आगे। इसीलिए गोलमेज सम्मेलनों को आयोजित किया गया था। देखिए, भारतीय इतिहास में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए? 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। और आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। लेकिन पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। क्यों?
क्योंकि जिस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हो रहा था, उसी समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण भारत के बहुत सारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे नेता क्या थे, जेलों में बंद थे। और साइमन कमीशन को लेकर भारतीयों के अंदर पहले से ही रोष व्याप्त था, यानी गुस्सा व्याप्त था। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंग्लैंड नहीं गया। अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। तो आपका जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो होता है 1931 में। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल नहीं हुई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और कांग्रेस क्या थी? भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी, प्रमुख राजनीतिक दल था। तो बिना कांग्रेस के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सका। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि कांग्रेस क्या हो, अगले गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो। इसलिए वाइसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी दोनों के बीच में वार्ता होती है। यानी लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, नहीं भाग लेने के लिए निवेदन करते हैं। और लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब उस समझौते के तहत महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए तैयार हो गए। तो यानी 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी शामिल हुए थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल हुई थी। लेकिन इस गोलमेज सम्मेलन में भी कोई परिणाम नहीं निकल सका। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने स्वशासन के मुद्दे पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया। मतलब डोमिनियन स्टेटस या स्वशासन के मुद्दे पर कोई भी क्लियर डिसीजन नहीं लिया, ना कोई क्लेरिफिकेशन दिया, मतलब कोई भी स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। और दूसरा बात यह कि इसी गोलमेज सम्मेलन में, यानी दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया दलितों के मुद्दे को लेकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्राप्त हो, यानी दलित नेताओं का चुनाव केवल दलित मतदाता ही कर सकें। लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि इससे क्या होगा, समाज में और ज़्यादा विभाजन बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में जो मतभेद हुआ, इसके वजह से क्या होता है, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस कहाँ जाते हैं? इंडिया आ जाते हैं। और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? 1932 में। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। देखिए, तो कुल मिलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन हो गए आपके 1930 में, 31 में और 32 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल 1931 वाले, यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी। पहले और तीसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। लेकिन इतना याद रखिए, कुछ लीडर्स यानी कुछ नेता ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे, लेकिन वो क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे। जैसे आपके हैं अंबेडकर साहब, यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जो अंबेडकर जी थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अंबेडकर जी के साथ साथ कुछ नेता और भी थे, जैसे तेज बहादुर सप्रू जी, M.R. जयकर जी। कहने का मतलब ये सब नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए, लेकिन ये क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे। अच्छा देखिए, गोलमेज सम्मेलन का क्या परिणाम निकला, मतलब जो सम्मेलन बुलाया गया था उसे क्या डिसीजन लिया गया, उसका क्या परिणाम हुआ।
गोलमेज सम्मेलन का अंतिम परिणाम भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में सामने आया। कहने का मतलब है जो गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे उसमें जो चर्चाएं हुई, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हुआ, नेताओं ने अपना विचार दिया, उस सम्मेलन का परिणाम भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में सामने आया। कहने का मतलब है गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की सरकार ने एक कानून पास किया जिसका नाम क्या था, भारत शासन अधिनियम 1935।